हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 के जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। वेरी फेमिलियर वर्ड्स। सबसे पहली बात आती है द अर्थ। अर्थ क्या है? अर्थ एक प्लैनेट है, एक ग्रह है जिसपे हम रहते हैं। मीन्स द ओनली प्लैनेट जो हम जानते हैं जिसपे जिंदगी लाइफ एग्जिस्ट करती है इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम मतलब बहुत सारे प्लैनेट्स अलॉन्ग विथ वन सन, ये टोटल मिला के बनता है एक सोलर सिस्टम। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले हम जानते हैं इस चैप्टर में कुछ टर्म्स हैं जिनका यूज हुआ है और वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चैप्टर में जो कुछ भी दिया हुआ है उसका पूरा समरी पूरा निकाल के मैंने नोट्स बना रखे हैं ताकि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगाना ना पड़े इस चैप्टर पे। तो सबसे पहले एक टर्म आता है सेलेस्टियल बॉडी। बहुत ही फेमिलियर वर्ड है सेलेस्टियल बॉडी। जब भी हम सुनते हैं इसका मतलब होता क्या है? तो एनी नेचुरल बॉडी आउटसाइड द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। अर्थ एटमॉस्फेयर मतलब वहाँ तक पृथ्वी पे जहाँ पे भी लाइफ एग्जिस्ट करती है, जो पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है, इसके बाहर कोई भी ऐसा नेचुरल बॉडी जो एग्जिस्ट करता है। नेचुरल बॉडी मतलब कोई भी प्लैनेट, कोई भी स्टार या फिर सन या फिर मेटेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स, कुछ भी है, एनीथिंग जो भी कोई नेचुरली अकरिंग है, मतलब मैनमेड नहीं है, हमने कुछ नहीं बनाया है, तो जो भी नेचुरली बॉडी एग्जिस्ट करता है अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर, उसे हम सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिलेशन क्या होता है। बहुत ही फेमिलियर वर्ड है कॉन्स्टिलेशन, जो हम जानते भी हैं। और सिंस क्लास 6 से स्टार्ट कर रहे हैं हम, क्लास 6 का चैप्टर है, तो ये छोटे छोटे टर्म्स आपको एक्सप्लेन बहुत ही क्लियरली होता है यहाँ पे, जानते हुए भी क्विक रिवीजन की ज़रूरत होती है। तो कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? जब भी हम आसमान में देखते हैं हमें बहुत सारे तारे नज़र आते हैं, लेकिन उन्हीं तारों के बीच में कुछ तारों को मिलाकर हम एक फिगर को इमेजिन कर लेते हैं। यही हुआ बहुत सालों पहले, जब कुछ लोगों ने आसमान की तरफ देखा तो उन्हें कुछ कुछ स्टार्स को मिलाकर एक पैटर्न नजर आया, एक फिगर नजर आया। तो वही पैटर्न जब रोज रोज नजर आया तो क्या हुआ कि उसे उन्होंने एक नाम दे दिया, जैसे कि अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग अ रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न दैट इज ट्रेडिशनली नेम्ड आफ्टर इट्स अपेरेंट फॉर्म और आइडेंटिफाइड विद अ माइथोलॉजिकल फिगर। तो जैसे अगर हमने कोई स्टोरीज बनाई है या सदियों से हम स्टोरीज सुनते हुए आ रहे हैं, और उसी के पैटर्न का जब हमने आसमान में दिखा तो हमने कुछ इमेजिन किया कि स्टार्स को जोड़ के ये रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि पहले लोगों का ऐसा मानना था कि ये इनकी डेथ हुई तो ये स्टार बन गए। तो ये जो स्टोरी थी उनसे रिलेट करके जब एक ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम इमेजिन करते हैं किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न में, तो उसे हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में उर्सा मेजर या बिग बेर, सप्तऋषि। सप्तऋषि क्या है कि आपने देखा होगा कि स्टार में आसमान में जब देखेंगे तो एक ही पैटर्न पे एक स्टार निकला हुआ होता है, मतलब सेम। सबसे सप्तऋषि के बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा कॉमन है, जो आसानी से हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो एक पैटर्न में कुछ इस पैटर्न में स्टार नजर आएगा, तो ये क्या है? ये सप्तऋषि को डिनोट करता है। नेक्स्ट जो इस चैप्टर में बताया गया है वो प्लैनेट्स के बारे में बताया गया है कि कुछ प्लैनेट्स ऐसे भी होते हैं जिनके चारों ओर एक रिंग टाइप का होता है। तो सबसे पहले तो हमें प्लैनेट्स के बारे में जानने की जरूरत है कि प्लैनेट्स, कितने प्लैनेट्स हैं, कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, कैसे हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहूंगी। जैसे कि हम देख सकते हैं कि बीच में सन है और उसके चारों ओर बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। तो ये क्या होता है? सोलर सिस्टम क्या होता है? बेसिकली सोलर सिस्टम होता है कि अगर एक सन है और उसके चारों ओर कुछ प्लैनेट्स जो हैं उसका चक्कर लगा रहे हैं, तो वो कंप्लीट एक सोलर सिस्टम होता है। सोलर मीन्स सन, मतलब सन से रिलेटेड सोलर सिस्टम। तो एक सन है जो हेड ऑफ द फैमिली के रूप में आप उसको मान सकते हैं, और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो प्लैनेट्स हैं, तो एक सन के चारों ओर जितने भी चीजें होती हैं जो सन के चारों ओर घूम रही हैं और सन से रिलेटेड है, तो वो मिला के एक सोलर सिस्टम होता है। और ऐसे अनगिनत सोलर सिस्टम हमारे यूनिवर्स में मौजूद हैं जो पूरी तरीके से अनएक्सप्लोर्ड हैं, जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हमारे साइंटिस्ट हर चीज के बारे में खोजने की कोशिश कर रहे हैं।
तो ये हमारा सोलर सिस्टम है, ये एक सन को रिप्रेजेंट करता है। इसके जस्ट बगल में पहला जो प्लैनेट होता है वो होता है मर्क्यूरी, दूसरा होता है वीनस, तीसरा होता है अर्थ, फिर आता है हमारा मार्स, फिर जुपिटर, फिर आता है सैटर्न, फिर यूरेनस एंड देन नेपट्यून। पहले प्लूटो भी एग्जिस्ट करता था, लेकिन प्लूटो अब जो है हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा मतलब प्लैनेट उसको हम नहीं मानते हैं, क्योंकि वो कुछ क्राइटेरिया जो प्लैनेट के होने चाहिए वो फुलफिल नहीं करता है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मून दिया है। तो मून इज अ सैटेलाइट जो कि अर्थ के ही चारों ओर रिवॉल्व करता है, अर्थ के चारों ओर रिवोल्यूशन लगाता है, इसलिए यहाँ भी दिया गया है। क्योंकि सोलर सिस्टम के अंदर में सब कुछ आता है, बहुत सारे सैटेलाइट्स आते हैं, मेट्रॉइड्स आते हैं और एस्टेरॉइड्स आते हैं, सब कुछ कंस्टिट्यूट करके एक सोलर सिस्टम बनता है। अब इस चैप्टर में ये बताया गया है कि अभी जो मैंने आपको 8 प्लैनेट्स बताए उनमें से जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, ये जो 3 प्लैनेट्स हैं इनके चारों तरफ रिंग्स होते हैं। और ये जो रिंग्स होते हैं ये ऐसा नहीं कि चारों ओर कुछ एक सर्कल जैसा है जिसके अंदर में प्लैनेट जो है वो फंसा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो रिंग्स हैं ये बेल्ट है ऑफ स्मॉल डेब्रिश। डेब्रिश का मतलब होता है छोटे छोटे पीसेस, छोटे छोटे जो टूटे हुए पत्थर होते हैं, वो पीसेस जो है प्लैनेट के चारों ओर घूम रही है, और घूमते हुए वो एक स्मॉल बेल्ट का स्मॉल डेब्रिश जो है वो बेल्ट का फॉर्मेशन कर रही है, और वही जो है हमें रिंग की तरह नजर आता है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक प्लैनेट जो दिखाया गया है, इसके चारों ओर प्लैनेट है जो यूरेनस, इसके चारों एक रिंग जैसा दिख रहा है। ये जो रिंग है इट इज नथिंग बट एक छोटे छोटे जो रॉक्स है, पत्थर है, उनके टुकड़ों का एक फॉर्मेशन है जो प्लैनेट के चारों ओर घूम रहा है। और ऐसा रिंग 3 प्लैनेट्स के चारों ओर होता है, जुपिटर के, सैटर्न के और यूरेनस के। नेक्स्ट आता है एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड क्या होता है? तो स्मॉल रॉकी बॉडी ऑर्बिटिंग द सन। तो छोटे छोटे जैसे कि प्लैनेट्स होते हैं वैसे ही छोटे छोटे और भी नेचुरल बॉडी जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक सोलर सिस्टम के अंदर, यूनिवर्स की बात अभी हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो सिर्फ एक सोलर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं जिसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ एक सन और प्लैनेट्स नहीं होते हैं, उसमें और भी बहुत सारी नेचुरल बॉडी एग्जिस्ट करती है। तो ऐसे छोटे छोटे रॉकी बॉडी जो कि प्लैनेट्स के साथ साथ वो भी सन का जो है रिवॉल्यूशन करते हैं, उन्हें हम एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। बहुत सारे एस्टेरॉइड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच में भारी मात्रा में पत्थर, नेचुरल बॉडी, पत्थर जैसी जो रॉकी बॉडी है वो प्रेजेंट होती है, जिसे हम एस्टेरॉइड कहते हैं। और वो भी सन का रिवॉल्यूशन करते रहती है जैसे कि हमारे सारे प्लैनेट्स करते हैं। और ये क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ द फोर्स जो कि सन जो है वो एक्सर्ट करता है फोर्स, और उसकी वजह से वो अपने धुरी से, अपने एक्सिस नहीं, अपने जो रिंग है उससे बाहर नहीं निकल पाती है और उसके सन के चारों ओर घूमते रहती है। यानी सन से एक फोर्स जो एक्सर्ट करता है इन सारी चीजों पे, वो इनको अपनी जगह से बाहर जाने नहीं देता है, जिसकी वजह से वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। कैसे याद रहेगा कि मार्स और जुपिटर के बीच में ही सबसे ज्यादा एस्टेरॉइड? ये क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा एस्टेरॉइड्स मतलब कहाँ पे पाया जाता है? तो बेसिकली मार्स और जुपिटर के बीच में। तो कैसे याद रहेगा? तो फिलहाल हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं, तो 8 प्लैनेट्स को अगर हम डिवाइड करें तो 4 और 4 आता है। तो 4 और 4 यानी कि मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स चौथा है, एंड देन आता है जुपिटर 5वां है। तो अगर इनको हम बाइफर्केट करें तो 4 एक साइड, 4 एक साइड, और बीच में बहुत सारे एस्टेरॉइड्स। तो इस तरीके से हम ये जान सकते हैं कि मार्स और जुपिटर के बीच में हेवी मात्रा में एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं मेटेरॉइड। अब मेटेरॉइड क्या होता है? मेटेरॉइड स्मॉल रॉकी और मेटेलिक बॉडी इन आउटर स्पेस, मतलब बाहर के स्पेस में छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं, मेटालिक बॉडी होते हैं, जो बाहर के स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें मेटेरॉइड कहते हैं। तो मेटेरॉइड्स आर सिग्निफिकेंटली स्मॉलर देन एस्टेरॉइड्स। ये एस्टेरॉइड के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली छोटे होते हैं और उनका साइज जो है वो वैरी करता है एक छोटे से दाने
से लेकर 1 मीटर वाइड ऑब्जेक्ट तक उनका साइज जो है वो वैरी करता है। कभी कभी ऐसे मेटेरॉइड्स जो हैं वो अर्थ पे भी गिरते हैं और फ्रिक्शन, एयर के फ्रिक्शन के कारण वो जल भी जाते हैं। तो जो अर्थ पे कई बार होता है उल्का गिरा, धरती पे उल्का गिरा, धरती पे कोई चीज आसमान से गिरी और वो जगह जला दी, तो दैट इज नथिंग बट मेटेरॉइड। तो एस्टेरॉइड और मेटेरॉइड क्या हो गया? एस्टेरॉइड वो हुआ जो कंपेरेटिवली मेटेरॉइड से बड़े होते हैं और वो सन के चारों ओर घूमते हैं। प्लस मेटेरॉइड क्या हुआ? छोटे छोटे रॉकी बॉडी, मेटेलिक बॉडी जो कि आउटर स्पेस में एग्जिस्ट करता है। कभी कभी वो अर्थ पे भी गिर जाता है और फ्रिक्शन ऑफ एयर के कारण जल भी जाता है, जिनका जो रेंज है, जिनका साइज जो है एक छोटे दाने से लेकर 1 मीटर वाइड ऑब्जेक्ट तक वैरी करता है। वैसे मैं बता दूं कि जो सन है वो भी एक स्टार है, जैसे कि बहुत सारे दूसरे स्टार्स हमें नजर आते हैं, लेकिन सन हमें इतना बड़ा क्यों दिखता है और उसकी रोशनी क्यों आती है? क्योंकि सबसे नियरेस्ट स्टार जो है वो यही है सन, जो हमें सारे सोर्सेस ऑफ एनर्जी, मतलब सोलर एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करता है। बाकी भी जो स्टार्स है कुछ उनमें भी जो है इसी प्रकार की मतलब इसी प्रकार का उनमें भी एनर्जी होता है, तेज होता है, लेकिन वो इतने दूर है हमसे कि उनका लाइट हम तक नहीं पहुंच पाता है और वो हमें छोटे छोटे नजर आते हैं। अब कुछ फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राकेश शर्मा के बारे में, जो कि जिनको हम सब जानते हैं कि पहले ऐसे इंडियन एस्ट्रोनॉट जो हैं जो मून पे गए थे। और वो कब गए थे? फर्स्ट कौन गए थे ये तो हमें याद रहता है कि फर्स्ट इंडियन कौन थे जो गए थे मून पे, वो थे राकेश शर्मा। लेकिन कब गए थे वो याद करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो गए थे 3 अप्रैल 1984 में, 3 अप्रैल 1984। फिर बात करते हैं, अगर हम ये बात करेंगे कि इंडिया से पहली बार कौन गया था, तो ये भी बात करना जरूरी है कि वाकई में मून पे ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे पहले कौन गया था। तो फर्स्ट मैन जो कि मून पे गए थे पूरे वर्ल्ड से मिलाकर, मतलब पहले ऐसे मैन जो गए थे वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिनके बारे में आपने नाम बिल्कुल सुना होगा। और ये गए थे 21 जुलाई 1969 में। अब बात करते हैं डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। तो मून मैंने बताया सैटेलाइट है, अर्थ का हमारा सैटेलाइट है, जो कि जैसे कि अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्यूशन करता है, उसी प्रकार मून जो है वो अर्थ के चारों ओर रिवॉल्यूशन करता है, अर्थ के चारों ओर घूमता है। तो इसका मून से अर्थ का डिस्टेंस कितना है? वो है 3,84,400 किलोमीटर, 3,84,400 किलोमीटर डिस्टेंस है मून का अर्थ से। फिर बात करते हैं कि सन का डिस्टेंस कितना है अर्थ से। तो अर्थ से सन का डिस्टेंस है 150 मिलियन किलोमीटर। तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितना ज्यादा दूर है। इसी वजह से, क्योंकि ज्यादा नजदीक रहता तो हम इतना ज्यादा सन का ताप बर्दाश्त नहीं कर पाते, जो एनर्जी देता है वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। थोड़ा सा अगर मतलब अगर टेम्परेचर ज़्यादा अगर हमें दिखता है गर्मी के टाइम पे, तो हम वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो जब डिस्टेंस और कम होता तो फिर क्या होता? इसी कारण से मर्क्यूरी है या विनस है, उस पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि वो सन के हमसे काफ़ी करीब है, और मतलब इतने करीब है कि उसका बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा मर्क्यूरी और विनस पे वहाँ पे लाइट मिलती है, एनर्जी मिलती है, जिसके कारण वहाँ पे जो कुछ भी है वो जल जाएगा, ऑलमोस्ट फायर की तरह हम उसको मान सकते हैं। स्पीड ऑफ लाइट क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड ऑफ लाइट इज 10 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आपने फिजिक्स पढ़ा है 10 तक का, जो भी न्यूमेरिकल्स है, वो उसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करने के लिए कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर बात आती है कि स्पीड ऑफ लाइट जब इतनी ज़्यादा है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो फिर सन का लाइट जो है वो तुरंत तब भी नहीं मिल पाता है हमें, क्योंकि वो इतने दूर है सन कि तब भी जो है लाइट को सन से अर्थ पे आने में 8 मिनट लगभग लग जाता है। सोचिए, इतने स्पीड लाइट के इतने स्पीडली होने के बाद भी सन से अर्थ का इतना ज़्यादा डिस्टेंस है कि पहुंचने में उसे 8 मिनट लग जाता है। अब बात आती है, जो मैंने बताया कि प्लूटो जो है, पहले उसको हम प्लैनेट की तरह कंसीडर करते थे। बचपन से ही हमने पढ़ा कि प्लूटो जो है फादर्स्ट प्लैनेट है, छोटा प्लैनेट है, स्मॉलेस्ट है। लेकिन ये अगस्त 2006 तक ही ये हम उसे प्लैनेट की तरह कंसीडर कर रहे थे। लेकिन उसके बाद
हमने जब सारी चीज़ें देखी कि एक प्लैनेट कैसा होना चाहिए, प्लैनेट्स के क्या क्राइटेरिया है, तो उसमें प्लूटो सुटेबल नहीं हो रहा था, इसीलिए अब वो प्लैनेट की तरह, मतलब आफ्टर अगस्त 2006 प्लूटो को हम प्लैनेट की तरह कंसीडर नहीं करते हैं। फिर हम बात करते हैं वीनस का। तो वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जो कि सेकेंड नंबर पे आता है, ऑब्वियसली मर्क्यूरी, वीनस, देन अर्थ। तो वीनस और अर्थ अगल बगल हैं, सेकेंड नंबर पे वीनस है, थर्ड नंबर पे अर्थ है, सन से डिस्टेंस से अगर हम देखें तो वीनस को हम अर्थ की ट्विन सिस्टर बोलते हैं। अर्थ का ट्विन मतलब जुड़वा बहन की तरह हम कंसीडर करते हैं अर्थ का वीनस को। क्यों करते हैं? क्योंकि अर्थ और वीनस का साइज लगभग एक जैसा है, शेप लगभग एक जैसा है, बहुत सारी सिमिलैरिटीज है, इसीलिए हम उसे अर्थ का ट्विन कहते हैं। अर्थ का शेप कैसा है? अर्थ का शेप ना सर्कुलर है, ना स्फेयर है, ना ओवल है, उसका है ऑब्लेट। ऑब्लेट मतलब क्या हुआ कि अगर किसी बॉल को, स्फेयर बॉल जो होता है, उसको ऊपर से चपटा कर दिया जाए, थोड़ा पिचका दिया जाए, तो वो एक जियोड शेप ले लेता है, जिसको हम ऑब्लेट शेप कहते हैं। ठीक है, तो वो अर्थ का शेप जो होता है वो ऑब्लेट होता है। अभी तक जो हमने बात किया है वो बात किया है हमारे प्लैनेट्स के बारे में, हमारे सोलर सिस्टम के बारे में। अब बात करेंगे गैलेक्सी के बारे में। क्या है कि जब बहुत सारे प्लैनेट्स अलोंग विद वन सन, ये जब कॉन्स्टिट्यूट होते हैं तो वो एक सोलर सिस्टम बनाते हैं। यानी बीच में एक सन और चारों ओर जितने भी उसके चारों ओर प्लैनेट्स घूमते हैं, या एस्ट्रॉइड घूमते हैं, मेटेरॉइड्स घूमते हैं, तो वो सन के चारों ओर जितनी भी चीजें घूमती हैं, वो सन का जहां तक का फोर्स, मतलब एक सन जहां तक फोर्स एक्सर्ट करता है, वहां तक के डिस्टेंस में जितनी भी चीजें होती हैं उनको कॉन्स्टिट्यूट करके एक सोलर सिस्टम को कहते हैं। और ऐसा सोलर सिस्टम बहुत सारा एग्जिस्ट करता है हमारी यूनिवर्सिटी में, और कई सारे सोलर सिस्टम को मिलाकर एक गैलेक्सी बनता है। तो ऐसे ही एक गैलेक्सी के, एक सोलर सिस्टम के एक प्लैनेट पे हम रहते हैं जो अर्थ है। तो वो हमारे गैलेक्सी का नाम क्या है? तो अभी तक सोलर सिस्टम को हम नॉर्मली सोलर सिस्टम बोलते हैं, लेकिन हम वो गैलेक्सी जिसके अंदर हम रहते हैं, जिसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम है, उसका नाम है मिल्की वे। उसे हम मिल्की वे कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। आकाश गंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले तो इसका फिगर अगर हम देखेंगे तो इससे समझ आ जाएगा कि यहाँ पे आकाश गंगा, इसको हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब आकाश की तरफ, जब आसमान में जब खोजा गया हमारे गैलेक्सी को, जब साइंटिस्ट ने देखा, तो वो आकाश में एक रिवर की नजर आ रहा है। जैसे आप देख सकते हैं रिवर की तरह नजर आ रहा है, मिल्की रिवर की तरह नजर आ रहा है, दूधिया रिवर की तरह। तो ये क्या हुआ कि जब आकाश में ऐसा नजर आया तो उसको लोगों ने कहा ये तो आकाश की गंगा है, क्योंकि गंगा हमारे यहाँ की सबसे पवित्र नदी है, इसीलिए हमने कहा ये तो आकाश की गंगा है, इसीलिए इसका नाम आकाश गंगा रख दिया गया, और उसे हम इंग्लिश में मिल्की वे भी बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अर्थ लुक्स ब्लू एज 2/3 इज वाटर। यानी कि जो अर्थ है हमारा, हमारे बहुत सारे प्लैनेट्स हमने देखे, जो मैंने दिखाया था आपको, उसमें से बारी आती है अर्थ की। तो अर्थ जो है वो दिखता है हमारा कैसा, इस टाइप का, कुछ ब्लू टाइप का। तो मैक्सिमम इसमें ब्लू दिखता है, थोड़े बोरे ग्रीन है। तो ये जो ब्लू है उसका कारण सिर्फ यही है क्योंकि अर्थ जो है उसको पूरा अगर हम 3 हिस्से में बांटेंगे तो उसके 2 हिस्से में सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी है, और सिर्फ एक ही हिस्सा ऐसा है जहाँ पे लैंड है। वहां पे भी जरूरी नहीं है कि जहाँ पे लैंड है वहां पे लोग रहते ही हो। लैंड का एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो वहां पे लोग नहीं रहते, नहीं सरवाइव करते हैं। तो बहुत ही थोड़ा सा स्पेस मिलता है पूरे, अगर हम अर्थ को देखें जितना वहां पे स्पेस मौजूद है, जितना लैंड और वाटर अगर हम देखें सरफेस मौजूद है, तो उसमें बहुत ही छोटा सा हिस्सा है जिसमें हम रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, मून शैडो अपीयर्स बिकॉज ऑफ माउंटेन्स एंड प्लेन्स। मून को अगर हम देखेंगे तो मून हमें कंप्लीट एक कलर का नहीं दिखता है, उसमें हमें बहुत सारे शैडोज यानी बहुत सारे मतलब ब्लैक ब्लैक से दाग से दिखते हैं। तो डैट इज नथिंग बट उसके मून के ऊपर माउंटेन्स है, प्लेन्स है, उसका शैडो जो है वो हमें अपीयर होता है। नेक्स्ट बात आती है प्लैनेट की। तो हम तब से बात कर रहे हैं, लेकिन ये प्लैनेट वर्ड आया कहाँ से? तो प्लैनेट वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड से आया है, प्लैनेटाई।
प्लैनेटरी का मतलब होता है ग्रीक में वांडरर्स, वांडरर्स मतलब जो यहाँ वहाँ घूमते हैं। तो इसी प्लैनेटरी से नाम रखा गया प्लैनेट, क्योंकि प्लैनेट्स जो है वो क्या होते हैं, हमेशा घूमते रहते हैं, रोटेशन भी करते हैं, रिवॉल्यूशन भी करते हैं, यहाँ वहाँ घूमते हैं, इस वजह से उनको प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि ग्रीक में प्लैनेटरी का मतलब होता है वांडरर्स। नाउ if an imaginary line is drawn joining the pointer stars Saptarishi and extended further, it will point to the pole star. अब ये जो पोल स्टार है इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है साइंटिफिकली, अगर हम देखें या नॉर्मली भी पहले के टाइम पे भी इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस था। क्या है कि सबसे पहले तो ये बता दें कि सप्तऋषि जो है उसके सारे जो भी 7 स्टार्स हैं उसको जब जोड़ के आगे की ओर एक इमेजिनरी लाइन हम एक्सटेंड करते हैं तो वो एक स्टार के तरफ बढ़ता है इमेजिनरी लाइन, जो कि पोल स्टार जिसका नाम होता है। इसको हम ध्रुव तारा भी बोलते हैं अगर हम इसे माइथोलॉजिकली देखें तो। और दूसरी चीज़, ये नॉर्थ में ही हमेशा निकलता है, मीन्स पोल स्टार जो है ये एक ओनली स्टार है जो हमेशा नॉर्थ में ही निकलता है, ओनली स्टार है जो कि कभी भी मूव नहीं करता है। बाकी सारे स्टार्स जो हैं वो मूव करते हैं, लेकिन पोल स्टार जो है वो कभी मूव नहीं करता है, वो एक जगह स्थिर रहता है, हमेशा नॉर्थ की ओर पॉइंट करता है, नॉर्थ पोल साइड, नॉर्थ के जस्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के जस्ट अबव है। तो इस वजह से हमारे पुराने टाइम पे ये लोकेशन ट्रैक करने के लिए बहुत बड़ा एक साधन माना जाता था कि जब भी हम जैसे अगर समुद्र में कोई नेविगेट कर, समुद्र में अगर कोई ट्रैवल कर रहा है तो उसे कैसे पता चलेगा बीच समुद्र में कि डायरेक्शन कौन सा है, तो ये पता चलता था नॉर्थ पोल से, नॉर्थ पोल स्टार जो है पोल स्टार है उससे पता चलता था। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ब्राइटेस्ट स्टार होता है और ये सन से लगभग 50 गुना ज़्यादा ब्राइट होता है, लेकिन हमें इसलिए नहीं समझ आता क्योंकि ये हमसे बहुत 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 ज़्यादा दूर है। अब बात करते हैं मून की कि रिवॉल्यूशन ऑफ मून इज इन अबाउट 27 डेज। जो मून अर्थ के चक्कर लगाता है अपने ऑर्बिट पे, वो अर्थ का चक्कर लगाता है 27 डेज लगते हैं उसको अर्थ का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, एक चक्कर कंप्लीट करने में। और वो अपनी धुरी पे, अपने एक्सिस पे भी जो घूमता है वो भी एग्जैक्टली 27 डेज में ही घूमता है। मीन्स रिवॉल्यूशन और रोटेशन दोनों एग्जैक्ट सेम होता है मून का। यही कारण है कि हम हमेशा मून का एक ही साइड देख पाते हैं। अर्थ से हमेशा मून का एक ही साइड विजिबल होता है जिस जगह पे हम होते हैं। तो अगर कोई ये पूछे कि मून का क्या हम दोनों साइड देखते हैं, तो नहीं, मून का हमेशा हम एक ही साइड देख पाते हैं, अर्थ से एक ही साइड विजिबल होता है। क्योंकि इसका कारण क्या है, क्योंकि उसका रोटेशन और रिवॉल्यूशन दोनों वो 27 डेज में कंप्लीट करता है। अब कुछ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, ये नाम बस मैं बता रही हूँ कि जिनके बारे में हमें जानकारी मिली हुई है, जैसे सीरीज 2003, UB 303। तो ये क्या है, सेलेस्टियल बॉडी ऑब्जेक्ट, मैंने पहले बोला था ये नेचुरल बॉडीज जो है जो मौजूद है हमारे यूनिवर्स में, हमारे सोलर सिस्टम में फिलहाल ये मौजूद है, इसलिए इनका नाम हम जानते हैं क्योंकि इन्हें साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर रखा है। नाम फिलहाल नाम जाना जरूरी, इसके बारे में आगे फर्दर नेक्स्ट क्लासेस में हम पढ़ेंगे। अब आगे रिवॉल्यूशन पीरियड आता है हमारा टॉपिक। ये समझने से पहले, क्योंकि इसमें रिवॉल्यूशन और रोटेशन दोनों ही हम जानते हैं सारे प्लैनेट्स का, तो सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि रिवॉल्यूशन क्या होता है, रोटेशन क्या होता है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, सपोज ये सन है जो बीच में स्थिर रहता है, सन कभी मूव नहीं करता, बाकी के प्लैनेट्स मूव करते हैं। अब ये हुआ कोई एक प्लैनेट, ये जैसे कि सपोज ये मर्क्यूरी अर्थ कोई भी प्लैनेट हुआ, वो क्या करता है, जब वो, ये इसका एक्सेस है, जब वो यहीं पे ऐसे घूमता है, गोल चक्कर लगाता है, तो इसको हम रोटेशन कहते हैं। और जब वो ऐसे सन के चारों ओर एक चक्कर लगाता है तो उसको हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये डिफरेंस होता है रोटेशन और रिवॉल्यूशन में। अब जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने सारे प्लैनेट्स के नाम लिख रखे हैं और कौन सा प्लैनेट कितने दिन में रिवॉल्यूशन करता है और कितने टाइम पे रोटेशन करता है, ये यहाँ पे
हमने डिस्क्राइब किया है। सबसे पहले बात करते हैं हम ये कि सन के जो सबसे नज़दीक होगा, सन के जो सबसे ज़्यादा करीब होगा, वो प्लैनेट जल्दी पूरा एक चक्कर लगा पाएगा सन का, क्योंकि उसका रेडियस जो है, उसका जो रेडियस है वो कंपैरेटिवली कम होगा बाकी की तुलना में। तो ये तो हम जानते हैं, सर्कल का जितना बड़ा रेडियस होगा वो उतना बड़ा सर्किल होगा, उतना बड़ा उसका सरकमफेरेंस होगा गोल चक्कर लगाने के लिए। जैसे ये एक सन है, सन है। अब क्या है कि मर्क्यूरी सबसे पहले आता है यहाँ पे, तो ये रहा हमारा मर्क्यूरी। अब मर्क्यूरी क्या है कि ये इसके ऐसे ये रिवॉल्यूशन करता है, कंप्लीट करता है सन के चारों ओर। तो ये क्या है, इसका रेडियस छोटा है, रेडियस छोटा है तो सरकमफेरेंस इसके अकॉर्डिंग है। इसके बाद बात करते हैं अगर वीनस की, तो ये ऐसे आ जाता है, इसका रेडियस जो है वो कंपेरेटिवली बड़ा हुआ और इसका सरकमफेरेंस भी बड़ा हो गया। तो जितना ज़्यादा रेडियस जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे इसको चक्कर लगाने का जो सरफेस है वो भी बढ़ते जाएगा प्लैनेट का। तो जितना ज़्यादा दूरी होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा एक चक्कर सन के कंप्लीट करने में, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। एक्सिस पे जो घूमता है, जो रोटेशन करता है, वो डिपेंड नहीं करता है कि वो सन से कितनी दूरी पे है, वो अपने खुद पे डिपेंड करता है कि वो एक गोल चक्कर कितने में लगाता है। तो वो दैट कैन वैरी, वो डिपेंड नहीं करता है डिस्टेंस पे, बट रिवॉल्यूशन डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, कि कितने डिस्टेंस पे है सन से, कितनी दूरी पे है सन से। क्योंकि जितना दूर होगा उतना बड़ा रेडियस होगा, उतना बड़ा सरकमफेरेंस होगा और उतना ज़्यादा उसको टाइम लगेगा एक चक्कर लगाने में। सरकमफेरेंस क्या होता है, ये जो आउटर जो पाथ हुआ, जो सर्कल का जो आउटर मोस्ट जो पार्ट होता है, जो सरफेस होता है, उसे हम कहते हैं सरकमफेरेंस। जैसे यहाँ पे मर्क्यूरी है, 88 डेज में ही एक चक्कर लगा लेता है सन के चारों तरफ, यानी इसका रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है 88 डेज में। और अपनी धुरी पे घूमने के लिए इसको 59 डेज लगते हैं एक रोटेशन कंप्लीट करने में। यानी कि जो पर्सन मर्क्यूरी पे रहेगा वो दिन और रात, जैसे हम क्या है 24 घंटे में दिन भी देखते हैं रात भी देखते हैं, तो 59 डेज लगते हैं एक रोटेशन कंप्लीट करने में। यानी कि उसमें से अगर हम आधा ले ले तो लगभग 28 डेज जो है उतने दिन तक लगातार दिन रहेगा एंड देन रात हो जाएगी बाकी के 28 डेज में। तो ऐसे ही आगे बढ़ते हैं तो वीनस हुआ, वीनस एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 255 डेज लगाता है। और जैसे ये आप देख रहे होंगे रिवॉल्यूशन का बढ़ते जा रहा है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड भी बढ़ रहा है। वीनस 255 डेज लगाता है एक चक्कर कंप्लीट करने में और 243 डेज लगता है उसको एक रोटेशन कंप्लीट करने में। अर्थ जिससे हम फेमिलियर है कि 365 1/4 डेज लगाता है रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने पे। व्हाट इज 1/4? 1/4 मतलब 365 दिन तो लगते हैं, उसके साथ थोड़ा सा टाइम और लगता है। और यही थोड़ा थोड़ा टाइम जब हम मिला लेते हैं तो हर 4 साल पे लीप ईयर आ जाता है, 366 डेज का हो जाता है, जिसमें फरवरी में एक दिन और बढ़ जाता है और उसका रोटेशन कंप्लीट होता है एक दिन में। मार्स डिस्टेंस और बढ़ गया तो 687 डेज में रिवॉल्यूशन, और ये भी एक दिन में ही रोटेशन कंप्लीट करता है। जुपिटर और डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ गया तो 11 साल 11 महीने लगते हैं उसको एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने पे। ये सारा कैलकुलेट हम कर रहे हैं जो हम फिलहाल अर्थ पे जो हमने जो देखा है, जो हमने निकाला है टाइम पीरियड कि डे, ये उन डेज के जैसे कि हमने निकाला है 24 घंटे में एक दिन कंप्लीट होता है। तो ये टोटल हम अपने कैलकुलेशन के बेसिस पे बता रहे हैं, जो साइंटिस्ट ने यहाँ पे निकाल के हमें बताया और जिसको हम फॉलो करते हैं। 9 आवर 56 मिनट में ही जुपिटर जो है अपने धुरी पे एक चक्कर लगा लेता है, यानी कि 9 घंटे 56 मिनट में ही दिन और रात दोनों हो जाते हैं। सैटर्न 29 ईयर्स 5 मंथ्स लगाता है एक रिवॉल्यूशन में और 10 घंटे 40 मिनट में ही एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। यूरेनस 84 ईयर्स में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। यानी जो पर्सन, अगर यूरेनस पे लाइफ होती तो क्या होता कि 84 डेज 84 ईयर्स, यानी कि हम लोग तो 365 दिन में 4-5 मतलब 6 सीजन्स बेसिकली होते हैं। 4 ऐसे नॉर्मली हम पढ़ाते हैं लेकिन होते 6 है, तो ये सारे सीजन्स हम एक साल में देख लेते हैं। लेकिन यूरेनस पे क्या होता कि 84 ईयर्स में
अलग अलग, मतलब कोई एक सीजन आता तो लगातार ठंडा है, विंटर है तो लगातार विंटर ही रहता, कई सालों तक विंटर, कई सालों तक समर, ऐसे होता। समर का तो कोई चांस ही नहीं है क्योंकि डिस्टेंस इतनी दूरी पे है, इतना ज़्यादा दूर है कि सन का जो लाइट है, सनलाइट उस तक इतना ज़्यादा नहीं पहुंच पाता, इसीलिए उसमें नॉर्मली हमेशा फ्रीज ही रहता है, हमेशा टेम्परेचर माइनस में ही रहता है। फिर नेपट्यून सबसे जो फारदेस्ट प्लैनेट हुआ हमारा फिलहाल का, तो 164 ईयर्स लगते हैं सन का एक चक्कर लगाने पे, और 16 घंटा 7 मिनट में ही अपने एक्सिस पे एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। और थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। इन केस कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।